अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र का सेट नंबर हम आज 8 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक कवर कर चुके हैं सेट। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो पहले आप बिहार पुलिस में जितना भी अभी एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का घटना चक्र जो पीआईक्यू प्रश्न है सभी को लगाइए, एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस यही देख के तैयारी कीजिए, 100% हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की ये हम देखेंगे हम बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 4/10/2020 के पूछे गए प्रश्न को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी जोड़ आकुल, बी जोड़ आकुल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है दोस्तों मीराबाई के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। तो इसमें है बसो मोरे नैनन में नंद लाल काव्य पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं। मीरा की भक्ति मधुमेह भक्ति दाम्पत्य भाव की है। उन्होंने कृष्ण की आराधना प्रति के रूप में की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? काल तुझसे मूड होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो ये हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चूँकि भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी सुकून की तलाश, इतने पास अपने आदि हैं। शमशेर को कविताओं की कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्य का हिंदी में सही रूपांतरण क्या होगा? तो क्या है? ही गुड इज द बोथ साइड्स एंड गेम्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ है, तो इसका सही बीड़ा उठाना और डी नंबर ढिंड निश्चय करना, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा। तो बीड़ा उठाना और ढिंड निश्चय करना, तो ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अति देख लेते हैं क्या है। देखिए बीड़ा उठाना ढिंड निश्चय करना लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करता है, अतः प्रश्नगत उत्तर में दोनों विकल्प सही है। मुहावरे और इनके अर्थ इस प्रकार है। श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, हाथ के तोते उड़ना, रस्तंभ होना, रंग लगाना, प्रभाव उत्पन्न करना, रंग बदलना, परिवर्तन होना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो वह है बहुज्ञ, बहुज्ञ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बहुज्ञ है। जिसने बहुत कुछ देखा हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बहुदर्शी हैं। अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बहुरूपिया है तथा अनेक विषय के ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण करने वाला वाक्यांश के सही अर्थ बहुसूत्रित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर होगा दोस्तों, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के सही शब्द कौन सा है? तो ये है दुर्लभ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दुर्लभ है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है वाक्यांश के लिए सही उपयुक्त शब्द दुर्गम है।
जो काम कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द दुष्कर है, तथा जो सरलता से प्राप्त न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द दुष्प्राप्त है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है। ए वेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए BS न्यायपॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ए वेंड इन द रिवर नोबेल पुरस्कार विजेता BS न्यायपॉल द्वारा रचित उपन्यास है। एक व्यापारी सलीम की कहानी है। इस उपन्यास की विश्व स्तर पर प्रशंसा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है। क्या है? लपटी पुहू पराग पट सनी स्वेद मकरंद इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो ये ऑप्शन नंबर बी अधिक पदत्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है। क्या है दोस्तों? चूज द वन विच इज अपोजिट ऑफ द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या जगह इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्गमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्गमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11 नंबर है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो हुआ था देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, जो अब झारखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर जिले की रोहिणी नामक स्थान से हुई, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। उल्लेखनीय है कि बिहार 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो उसका सर्वाधिक उम्र क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह जगदीश चंद्र माथुर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोणार्क नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर थे। इनकी प्रमुख रचना नाटक अन्य कृतियाँ हैं भोर का तारा, पहला राजा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13 होगा। कालाशोक कौन से वंश का शासक था? तो ये था शिशु नाग वंश के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिशु नाग वंश का शासक था कालाशोक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश की स्थापना हड़क वंश के बाद शिशुनाग ने किया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसी समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर। पावापुरी बिहार किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार है नालंदा जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी जगह नालंदा। क्या है? पावापुरी बिहार नालंदा जिले में स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें भारत के एकीकरण के कारण भारत का विस्मारक और लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर है। WHO का पूरा नाम क्या है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO का क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जगह देखिए। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर है। क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होती है। क्या है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर जगह मुंबई में। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। RBI एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सब
याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर होगा, क्या है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये थे रीति मुक्त। रीति मुक्त, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है, रीति काल में 3 काव्य धारा प्रचलित थी, रीति बुद्ध, रीति मुक्त और रीति सीधी। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित है। इनके छंदों में सुछंदों की उपमा दी गई है। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजाना था। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर होगा, क्या है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति होती है? तो ये होती है एकाधिकार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, वह बाजार जिसमें किसी भी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार की निम्न विशेषता है, एक विक्रेता और अधिक क्रेता होता है, वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापना वस्तु नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर है, क्या है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं संयुक्त मांग। तो ऑप्शन में जगह संयुक्त मांग कहा जाता है। देख लेते क्या है, पेन तथा स्याही के मांग संयुक्त मांग कहा जाता है। संयुक्त मांग किन्हीं दो या अधिक वस्तु अथवा सेवाओं के संबंधों को बताती हैं जो एक साथ इकट्ठा मांग की जाती हैं। पेन तथा स्याही, चाय तथा चीनी का मांग संयुक्त मांग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो ये किया गया था सनातन धर्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक जगह सनातन धर्म के लिए। क्या है, शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रतिष्ठा के लिए 4 मठ की स्थापना की। ज्योतिष मठ उत्तराखंड में, पूरी मठ उड़ीसा में, द्वारिका मठ गुजरात में, सिंगेरी मठ कर्नाटक में। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो यह है मुद्रा का क्रय शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, मुद्रा का आंतरिक मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होता है। आंतरिक मूल्य किसी संपत्ति के कथित या वास्तविक मूल्य का वर्णन करने का एक तरीका है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सार्क का सदस्य हैं? तो कौन सार्क का सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव। मालदीव सार्क का सदस्य हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सार्क का सदस्य हैं। तो वर्तमान में 2022 में सार्क का कुल 8 सदस्य देश हैं। तो कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और बांग्लादेश है। देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में मालदीव सार्क का सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जगह देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट परत को क्षोभ मंडल हैं जो सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। अतः विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर है, क्या है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील है। तो ऑप्शन नंबर बी जगह। वर्तमान 2021 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना का दूसरे उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर है, क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
देखते हैं क्या है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था तथा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? तो ये हैं वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता और तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी है। ठीक है, देख लेते हैं। मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता आदि सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है तो ये है बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी जगह बनाना क्या है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ बनाना होता है, अर्थात पूंजी, श्रम, कच्चा साधन और तकनीक अथवा मशीन की सहायता से किसी वस्तु को बनाना उत्पादन कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर है। उत्पादन का सक्रिय साधन है तो क्या है? तो ये श्रम है, तो ऑप्शन नंबर जगह श्रम। दिए गए विकल्पों में श्रम, कारखाना और पूंजी के में उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। मुख्य रूप से भूमि और श्रम दोनों उत्पादन के दोनों साधन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है तो ये क्या है? समानांतर माध्य। तो क्या है? सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है समानांतर माध्यम, तो होता है। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 35 है। पेट्रोल किससे मापी जाती है? दी जाती है लीटर से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो ये है चीन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। भारत चाय का उत्पादन करने में दूसरा स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 37 नंबर होगा क्या है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। देख लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। यह तत्कालिक मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा को दिया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 तक ले हैं। पोखरण क्या है? तो पोखरण है राजस्थान का एक नगर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पोखरण राजस्थान का एक नगर है। यहाँ पर 1974 में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। प्रश्न नंबर 39 है। गोवा में पहला विदेशी शासक किसका था? गोवा में पहला विदेशी शासक किसका था? यह था पुर्तगालियों का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। गोवा में पहला विदेशी शासक पुर्तगालियों का था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जबकि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक गोवा को छीन लिया। बाद में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य के औपचारिक राजधानी मुख्यालय बनाया था गोवा को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। क्या है? भारत के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो पूंजी का अवमूल्यन होना, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। मुद्रास्फीति वास्तविक अर्थ महंगाई होता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग और पूर्ति के मध्य असंतुलन स्थापित हो जाता है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस अवस्था को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं। देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर है। क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य से होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो कहता है ऑप्शन नंबर ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन निम्न प्रकार से की जाती है। NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्यह्रास को हटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान पुनः किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पुनः लागू हुआ। इसी दिन भारत में गणतंत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 45 होगा, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो ये 2 सदन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। प्रथम लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है और दूसरा राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल के 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन सभी कालों में पत्थर के औजार सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 47 नंबर। क्या है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहते थे? ये कहते थे कैलिको कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले सूती कपड़ों को यूरोप में कैलिको कहा जाता था। अगला प्रश्न नंबर 48 नंबर है, 8 ग्रहों में बुध शुक्र से कौन से स्थान पर आता है? तो ये आता है पहला स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और पहला ग्रह है। वरुण ग्रह सबसे दूर और 8वां ग्रह है। अगला प्रश्न नंबर 49 नंबर है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो ये है उष्णकटिबंधीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखा है, अतः यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 50 नंबर होगा, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिकी सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो यह है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 नंबर है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसमें द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। अतः कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 नंबर होगा। क्या है? कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो जानती है गंधार कला। तो ऑप्शन नंबर जो है गंधार कला। क्या है? कनिष्क के काल में मूर्ति की गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। इसमें गंधार कला भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है, अतः इसे ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 53 नंबर होगा। क्या है? किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो ये थे नागरिक अधिकार अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 द्वारा नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल
के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहलाती है, तो ये कहलाती है पेलिंडिबा संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिंडवा संधि कहलाता है, जो वर्ष 2009 में प्रभावी हुआ। पेलिंडवा संधि वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो जुलाई 2009 से प्रभावी में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये है म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 होगा, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था जोहानसन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जीन डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, इसे आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 57 होगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो गाजर, मांस, मछली, हरी सब्जी आदि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 58 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये क्या था, जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन परमाणु का एक अस्थायी मूल कण है, जो प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। अगला प्रश्न नंबर 59 नंबर है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 60 नंबर है, गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम का। हीलियम और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। देखिए गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम के साथ गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ये है CO2। तो ऑप्शन नंबर बी जगह ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस का योगदान होता है, जिसमें सबसे प्रमुख CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न नंबर 62 नंबर है, क्या है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑमीटर के। तो ऑप्शन नंबर जगह ऑमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए ऑमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न नंबर 63 नंबर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बनता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 64 नंबर होगा, COOH में क्रियात्मक ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर डी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें COOH कार्बोक्सिल विद्यमान हो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, क्या है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 66 नंबर है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति हॉर्स पावर भी होता है। 1 HP बराबर 740 वाट होता है। अगला प्रश्न नंबर 67 नंबर है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो ये है पारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर और दबाव पर तरल अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न नंबर 68 नंबर है, मानव के हृदय में कितने वैस पाए जाते हैं, तो ये 4 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव हृदय 4 चेंबर में बांटा होता है। ऊपर के चेंबर को अलिंद, नीचे के चेंबर को निलय कहा जाता है। दाएं और बाएं अलिंद कक्ष ऊपर तथा दाएं और बाएं निलय कक्ष
नीचे की ओर होता है। प्रश्न 69 देखते हैं दोस्तों। सलाइव किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है मीठा, ग्लूकोज और शर्करा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। सलाइव मीठा, ग्लूकोज, शर्करा के पाचन में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के लार सलाइवा में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पॉलीसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ये होता है C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड होता है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका क्या है। दिए गए टीकों में से नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, जिसे शिशुओं का आनुवंशिक रूप से प्राप्त हेपेटाइटिस बीमारी से बचा जा सके। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 नंबर है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है दूध का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। विद्युत चुंबक बना होता है, तो ये किसका बना होता है? तो ये नर्म लोहा के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय औषधि पादप हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में पादप लुप्त प्राय औषधि श्रेणी में से नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? तो यह ऊर्जा के नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर है। वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? वर्षा के बूंद गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंद कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है, जिसे गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का हीरा। हीरा एक तत्व है। हीरा डायमंड को प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसमें चमक के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत सेल होता है। अगला प्रश्न नंबर 79 नंबर है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दबाव बढ़ता है। भी समानुपाती 1/p या आयतन बराबर 1/दाब। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 83 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं खाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी गेहूं का जड़ नहीं खाया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में गेहूं के जड़ नहीं खाई जाती है, गेहूं का बीज खाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 84 नंबर है। क्या है? मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो ये होता है स्टर्नम के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव की पसली स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव में कुल 24 मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों?
प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक जगह ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, क्या है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है होम पेज। ऑप्शन नंबर ए जगह होम पेज। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, क्या है? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, तो ये है पारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा होता है। पारद मिश्रण पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, क्या है? हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरितगृह गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का औसत ताप बढ़ता है। तापमान वृद्धि हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2 गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है कि ये मैथ का प्रश्न दोस्तों। √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो ये होती है व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग ये बना लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, क्या है? 7, 8, 9 और 12 का एक्स का मान है 10 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर एक जगह 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 है। 6, 8, 9 एक्स 13 का मान है 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो ये होगा 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल बाद कितना धन चुकाना होगा? तो ये देगा 11,500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 96 नंबर है। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 97 नंबर है। 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो ये होगा 180। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 देखते हैं दोस्तों है। यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह b² = 4ac। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों। यदि p और q विषम संख्या है तो इनसे कौन सी संख्या सम होगी? तो इसका आंसर देखिए बता देते क्या सोचे दोस्तों। तो उत्तर सी और बी और सी दोनों सही होगा। तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं दोस्तों। ये 100 नंबर प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है दोस्तों। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि उधार दी जाती है, तो उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि का वार्षिक आधार कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देना चाहिए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 12.36%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थे प्रीवियस ईयर पूछा हुआ बिहार पुलिस में प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।